अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द कॉमर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 2018 अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं और फिर समझते हैं। तो पहला एमसीक्यूज़, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ रिकॉर्डेड एज। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जब हम किसी एसेट को ख़रीदने जाते हैं। तो हम दो तरह के खर्चे करते हैं। एक एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो दूसरे तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं उनको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो एसेट में शामिल होते हैं, एसेट के तौर पर रिकॉर्ड होते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो एसेट के तौर पर रिकॉर्ड नहीं होते बल्कि वो एक्सपेंसेस के तौर पर रिकॉर्ड होते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट के तौर पर रिकॉर्ड होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वैन रिसिप्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट कंसर्न आर हायर देन पेमेंट्स। अगर नॉन प्रॉफिट कंसर्न में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसिप्ट जो हैं वो हायर हो देन पेमेंट्स। रिसिप्ट हायर मतलब कि उनके जो डोनेशंस आएंगे, नॉन प्रॉफिट हैं, डोनेशंस आएंगे, सब्सक्रिप्शंस आएंगी या जो भी पैसा आएगा, रिसिप्ट हायर हैं और पेमेंट उनकी कम है। तो डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस सरप्लस होगा। सरप्लस का मतलब एक तरीके से प्रॉफिट की कंडीशन है, जबकि डेफिसिट लॉस। तो नॉन प्रॉफिट के अंदर जब भी जो है वो रिसिप्ट ज़्यादा होंगी और पेमेंट्स कम होंगी तो वो सरप्लस की कंडीशन होगी। इफ़ मिस्टर ए इज़ एडमिटेड बाय परचेजिंग 1/3 कैपिटल इंटरेस्ट ऑफ मिस्टर बी, दिस मैथड इज कॉल्ड। तो जब भी पार्टनरशिप के अंदर एडमिशन हो रहा है कैपिटल परचेज करते हुए तो वो कहलाता है परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड। तो यहाँ पर परचेज ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है जो मिस्टर ए कैपिटल परचेज कर रहे हैं मिस्टर बी का। इसके अंदर दूसरे मेथड के नाम लिखे होंगे, बोनस मेथड नहीं है। बोनस मेथड नहीं है, बोनस के अंदर कैपिटल ख़रीदा नहीं जाता। बोनस में या गुडविल में ये ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट हो रही होगी। रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन का तो कोई एडमिशन से ताल्लुक़ ही नहीं है। पार्टनरशिप एडमिशन की बात कर रहा हूँ, उससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। रीवैल्यूएशन का तो पार्टनरशिप रिटायरमेंट में काम है। प्रॉफिट पेड टू शेयर होल्डर्स इज़ नॉन एज। जो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट पे किया जाता है उसको कहते हैं डिविडेंड। गेन नहीं कहते, प्रॉफिट नहीं कहते, वो ख़ास उसका नाम है डिविडेंड। जो कंपनी को प्रॉफिट होता है उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर के दरमियान, तो वो डिविडेंड कहलाता है, कमीशन नहीं कहलाता। शेयर प्रीमियम इज़ क्लासिफाइड एज। शेयर प्रीमियम को हम कहाँ क्लासीफाई करते हैं, कहाँ आती है बैलेंस शीट में? क्या एसेट साइड पर आते हैं? नहीं, एसेट साइड पर नहीं आता। क्या रेवेन्यूज़ में आ जाता है? नहीं, रेवेन्यू में भी नहीं आता। शेयर प्रीमियम का अगर आपने देखा हो कि जब शेयर हम पार वैल्यू से ज़्यादा पे इशू करते हैं तो फिर हम जो है वो शेयर प्रीमियम रिकॉर्ड करते हैं और वो बैलेंस शीट के अंदर ऑनर्स इक्विटी की साइड पर आता है, ऑनर्स इक्विटी के पोर्शन में आता है। रेवेन्यूज़ में भी नहीं आता, ना वो एक्सपेंसेस में आएगा, क्योंकि ना वो रेवेन्यू है ना वो एक्सपेंस है। दिस अकाउंट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन अर्निंग अकाउंट। ये अकाउंट रिटेन अर्निंग अकाउंट में से डिडक्ट होता है। ठीक है, तो कौन सा अकाउंट है जो रिटेन अर्निंग अकाउंट में से डिडक्ट होता है? तो प्रपोज डिविडेंड। यानी कि जब डिविडेंड प्रपोज हो या डिक्लेयर्ड हो तो वो रिटेन अर्निंग के अकाउंट में से अमाउंट माइनस हो जाता है और वो फिर जब तक हमने पे नहीं करा तो वो फिर लाइबिलिटी में शिफ्ट हो जाता है। तो डिक्लेयर डिविडेंड एक तरीके से लाइबिलिटी होती है या प्रपोज डिविडेंड जो आपने पे करना है। तो बहरहाल वो रिटेन अर्निंग में से चले जाता है। रेंट एक्सपेंस लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, नहीं रेंट एक्सपेंस नहीं। तो फिर आगे सेल्स नहीं, प्रीपेड सैलरीज नहीं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे रिटेन अर्निंग तो कंपनी का प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट तो आता ही जब है जब रेंट एक्सपेंस उसमें से माइनस हो चुका होगा। ठीक है, सेल्स तो रेवेन्यूज़ में रिकॉर्ड हो चुकी होंगी। रिटेन अर्निंग अकाउंट इज़ क्लासिफाइड एज। रिटेन अर्निंग अकाउंट को कहाँ हम क्लासीफाई करते हैं? क्या एसेट्स में आते हैं? तो रिटेन अर्निंग अकाउंट एसेट में नहीं होते। क्या रेवेन्यूज़ में होते हैं? तो रेवेन्यूज़ में भी नहीं होते। रिटेन अर्निंग अकाउंट ऑनर्स इक्विटी का पार्ट होते हैं, ऑनर्स इक्विटी में आते हैं, शेयर होल्डर्स इक्विटी में आते हैं। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स इक्विटी का पार्ट होते हैं, शेयर्स कैपिटल वगैरह के बाद जो है वो फिर रिटेन अर्निंग आती है। तो ऑनर्स इक्विटी यहाँ पर सही ऑप्शन है, लाइबिलिटी में नहीं आते हैं। दिस टर्म कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ रेजिडुअल वैल्यू। कह रहे हैं ये टर्म यूज़ होती है रेजिडुअल वैल्यू की जगह। तो रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू। बाय इट्स नेचर अ पेरेंट्स पार्टनर्स
बाय इट्स नेचर अ पार्टनर्स करेंट अकाउंट इस, नेचर से पार्टनर का करेंट अकाउंट क्या है, तो करेंट अकाउंट जो बनता है कब बनता है, जब पार्टनर से कैपिटल फिक्स होते हैं तो एक करेंट अकाउंट बनाया जाता है। वो करेंट अकाउंट जो है वो पार्टनर का ऑनर्स इक्विटी के सेक्शन में ही आता है, वो वहीं होता है और वो ऑनर्स इक्विटी में ऐड भी हो रहा होता है। तो वो बाय नेचर पार्टनर्स का करंट अकाउंट जो है वो ऑनर्स इक्विटी का ही अकाउंट है। दिस इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, ये इंटेंजिबल एसेट है। गोल्ड माइन टेंजिबल होती हैं, ठीक है, ऑफिस सप्लाईज टेंजिबल होती हैं, फिक्सचर टेंजिबल होते हैं, लेकिन पैटेंट्स भी एक डॉक्यूमेंट्स हैं कि अगर आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस करी है, कोई चीज़ नई मैन्युफैक्चर करी है, तो उस मैन्युफैक्चरिंग को कोई और नहीं करेगा, इसके लिए हम एक जो है वो राइट लेते हैं, तो उसको कहते हैं पैटेंट्स। तो ये भी जो है वो एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक। तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट तो फिज़िकली होगा, लेकिन ये कोई एसेट जो है वो फिज़िकली मौजूद नहीं है, इंटेंजिबल एसेट है। ऑल फिक्स एसेट्स आर सब्जेक्ट टू डेप्रिशिएट एक्सेप्ट, तो भाई इक्विपमेंट डेप्रिशिएट होता है, लैंड नहीं होती डेप्रिशिएट, बिल्डिंग भी होती है, टूल्स कोई भी टूल्स हो वो भी डेप्रिशिएट होते हैं। लैंड जो है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑल फिक्स एसेट आर सब्जेक्ट टू डेप्रिशिएट एक्सेप्ट, इसके अलावा, तो लैंड के अलावा। रियलाइजेशन अकाउंट मे बी ओपन इन केस ऑफ, रियलाइजेशन अकाउंट ओपन होता है इस केस में, तो रियलाइजेशन का अकाउंट ओपन होता है डिसॉल्यूशन के केस में। तो पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन जो है उसके अंदर इस रियलाइजेशन अकाउंट को ओपन किया जाता है जब पार्टनरशिप में मौजूद तमाम एसेट्स को बेचा जा रहा होता है। पार्टनरशिप फॉर्मेशन में नहीं आता, इसका कोई काम नहीं होता। रिटायरमेंट में ये नहीं आता, रिटायरमेंट में पार्टनरशिप के अंदर रीवैल्यूएशन का अकाउंट यूज़ हो रहा होता है। तो रीवैल्यूएशन का अकाउंट के बारे में नहीं पूछा इन्होंने, रियलाइजेशन के बारे में पूछा है जो कि डिसॉल्यूशन में आता है, ठीक है। और अगर गुडविल अकाउंट की बात कर रहा हूँ, बोनस की कर रहा हूँ, तो वो 2-3 अलग अलग एडमिशन में भी आ सकता है। गुडविल का अकाउंट जो है वो रिटायरमेंट में भी आ सकता है या डिसॉल्यूशन में भी आ सकता है। खैर, इन नॉन प्रॉफिट कंसर्न एक्यूमुलेटेड फंड इज़ द सब्सटीट्यूट ऑफ, नॉन प्रॉफिट कंसर्न के अंदर एक्यूमुलेटेड फंड जो है वो किसका सब्सटीट्यूट है, तो एक्यूमुलेटेड फ़ंड सब्सटीट्यूट होता है कैपिटल का। कैपिटल की जगह पर एक्यूमुलेटेड फ़ंड यूज़ होता है नॉन प्रॉफिट कंसर्न के अंदर, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो वहाँ पे एक्यूमुलेटेड फ़ंड आता है, कैपिटल नहीं आता, क्योंकि वो किसी इंडिविजुअल का वो एसेट नहीं होता, वो तो उस ऑर्गेनाइजेशन का फ़ंड होता है, उसके ऊपर किसी बंदे का हक नहीं होता, राइट नहीं होता, बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन का होता है, तो उसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड फ़ंड। दिस इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये रिकॉर्ड नहीं होता। सेल्स डिस्काउंट होता है, सेल्स टैक्स होता है, परचेज काउंट भी होता है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता। तो सही ऑप्शन ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो हमें इनिशियली कोई चीज़ ख़रीदते हुए हम कंसेशन करा लेते हैं, पैसे कम करा लेते हैं, तो इस डिस्काउंट को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड ही नहीं करते। तो हमने ये भी पढ़ा था कि जब हम एसेट ख़रीद रहे थे प्लांट एसेट वाले चैप्टर के अंदर, जब मशीन ख़रीदते थे और वहाँ पे हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता था, तो हम उस ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेशन यानी कि कंप्यूटेशन में तो शो कराते थे, लेकिन जब एंट्री बनाते थे तो उसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं आता था, हम डायरेक्टली इनवॉइस प्राइस से एंट्री बनाते थे। ठीक, आगे चलते हैं। इन द नेम ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी द वर्ड लिमिटेड मस्ट बी रिटर्न बिकॉज इट इज़ लिमिटेड बाय, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर आपने देखा होगा कि आगे वर्ड लिखा हुआ था लिमिटेड। तो लिमिटेड क्यों लिखा हुआ होता है, क्योंकि लाइबिलिटी उनकी लिमिटेड होती है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि अगर कंपनी के ऊपर जो भी पैसा है, अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो वो पैसा ऑनर से पर्सनली नहीं लिया जाता, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। तो शेयर होल्डर्स जो भी हैं, अगर कंपनी का पैसा यानी कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है, वो अपने डेट्स को पे नहीं कर पाती, अपनी लाइबिलिटी को पे नहीं कर पाती, वो उस डिफ़ॉल्ट की कंडीशन में आ जाती है, तो फिर शेयर होल्डर से वो पैसा नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स ही ऑनर हैं, तो उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर दूसरे बाकी ऑप्शन जो थे एसेट, रेवेन्यूज़, एक्सपेंस, ये सारे इररेलेवेंट हैं, इनका कोई इससे लेना देना नहीं है। इनवॉइस प्राइस इज़ डिटरमाइंड, तो इनवॉइस प्राइस जो है वो डिटरमाइन कैसे होते हैं, तो अभी यही चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई कि हमने जब कॉस्ट निकालते थे हम एसेट की टोटल कॉस्ट, तो वहाँ पे यही करते थे, एक लिस्ट प्राइस होते थे, उस लिस्ट प्राइस में जो भी प्राइस होते थे हम उस पर तो लेते नहीं थे,
थोड़े कभी उससे कम में प्राइस में लेते थे। तो जो भी लिस्ट प्राइस से कम नीचे के जितने मिल जाता था हमें डिस्काउंट, वो होता था ट्रेड डिस्काउंट। यानी हम दुकान पर गए और वहाँ पर एसेट था 5 लाख रुपए का, तो हमने 5 लाख का थोड़ी लिया, हमें उन्होंने एसेट दिया 4,80,000 का। 20,000 तो उन्होंने हमें वैसे डिस्काउंट दे दिया, ठीक, 4,80,000 का दिया। तो जो 20,000 का उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया है वो डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक। तो ये हमारे लिए इनवॉइस प्राइस क्या है, ये 4,80,000 रुपये ही इनवॉइस प्राइस हैं। ये हमारी कॉस्ट हो गई। इस कॉस्ट प्राइस में से ही माइनस करेंगे, या लिस्ट प्राइस कह लें, इस लिस्ट प्राइस में से ही माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, तो इनवॉइस प्राइस आ जाएगा। ये वो अमाउंट है जो हमने उनको पे करना है। लिस्ट प्राइस प्लस ट्रेड डिस्काउंट ये गलत है, ऐड नहीं होगा उसके अंदर। लिस्ट प्राइस प्लस कैश डिस्काउंट नहीं, कैश डिस्काउंट नहीं प्लस होता है इसके अंदर इनवॉइस प्राइस लाने के लिए। लिस्ट प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, ये ऑप्शन भी गलत है। तो तीनों ऑप्शन गलत हैं, सही ऑप्शन है लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। आगे, इन कास्ट ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन द बैलेंस शेयर्स आर परचेज बाय द। अंडर सब्सक्रिप्शन जो हो, जब अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो, द बैलेंस शेयर कौन खरीदेगा। अंडर सब्सक्रिप्शन होती क्या है, कंपनी ने ऑफ़र करें ज़्यादा शेयर्स, लेकिन जो है वो पब्लिक की एप्लीकेशंस, पब्लिक ने उसमें इंटरेस्ट शो ही कम करा है, तो कंपनी को एप्लीकेशन कम रिसीव होंगी। तो शेयर ऑफ़र तो ज़्यादा करें लेकिन लेने वाले ही कम है, तो जो रिमेनिंग शेयर्स होंगे वो कौन ख़रीद लेगा, वो ख़रीद लेगा अंडर राइटर। अंडर राइटर वो बंदा है जिसके थ्रू ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है शेयर्स को इशू करना। तो ये अंडर राइटर होता है जो कि गारंटी लेता है कि मैं आपके शेयर्स इशू करवाऊंगा और अगर नहीं हुए तो मैं ख़ुद ख़रीद लूँगा। तो ये अंडर राइटर वो बंदा है जो कि शेयर्स इशू करवाने में आपकी सारी हेल्प करता है, तो अंडर राइटर ख़रीद लेगा। प्रमोटर्स तो वो लोग होते हैं जो कंपनी को फॉर्म करते हैं, ये नहीं खरीदेंगे। डायरेक्टर्स भी नहीं खरीदेंगे। शेयर होल्डर्स तो वो हैं जो ख़रीद रहे हैं ऑलरेडी, जो बच गए वो अंडर राइटर ही खरीदेगा। रिटेन अर्निंग इंक्रीज़ बाय, रिटेन अर्निंग इससे बढ़ेगी, ग्रॉस प्रॉफिट से बढ़ती है नहीं, शेयर प्रीमियम से नहीं, शेयर प्रीमियम रिटेन अर्निंग में नहीं जाता। शेयर प्रीमियम तो कैपिटल ऑनर्स इक्विटी का पार्ट होता है, वो जो है वो कैपिटल वगैरह में साथ आ जाता है, शेयर होल्डर्स इक्विटी में आ जाता है। नेट लॉस से तो रिटेन अर्निंग कम होगी, नेट प्रॉफिट से रिटेन अर्निंग बढ़ेगी। क्या ग्रॉस प्रॉफिट से होगा, नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट तो रिटेन अर्निंग में नहीं जाता, नेट जाता है, तो नेट प्रॉफिट से होगा। ये दो MCQs रह गए इस ईयर के। दिस अकाउंट डज नॉट अपेयर इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर ये अकाउंट अपेयर नहीं होता। बैंक होता है एसेट्स में, बैंक ओवरड्राफ्ट भी होता है, पर ये कहाँ होता है, लायबिलिटी में, तो ये भी होता है। रिज़र्व फॉर प्लान एक्सपेंशन, तो ये रिज़र्व यानी कि रिटेन अर्निंग के नीचे रिज़र्व्स के कॉलम होते हैं, रिज़र्व जो है हम वो लिखते हैं, तो ये भी आता है बैलेंस शीट में। परचेज रिटर्न अलाउंस ये नहीं आता क्योंकि कॉन्ट्रा एक्सपेंस और कॉन्ट्रा एक्सपेंसेस रेवेन्यूज़, कॉन्ट्रा रेवेन्यूज़, ये सारे अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं क्लोजिंग प्रोसेस में, तो ये सही ऑप्शन परचेज रिटर्न अलाउंस है। बाय इट्स नेचर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस इज, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नेचर से एसेट है, ठीक। तो ये क्या होते हैं, क्या है, जब प्रोमोटर्स कंपनी फॉर्म करते हैं तो प्रोमोटर्स कुछ पैसे लगाते हैं कंपनी को फॉर्म करने में, उनका जो ख़र्चा होता है, जो उनकी सर्विसेज होती हैं, वो कंपनी से इनिशियली तो नहीं ले पाते क्योंकि कंपनी के पास शुरू में तो खुद पैसा कम होता है, तो वो उस सर्विसेज के बदले, वो जो एक्सपेंस हुआ है उसके बदले वो कंपनी से शेयर्स ले लेते हैं, कंपनी उनको शेयर्स दे देती है और वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को कंपनी रिकॉर्ड करती है एज अ एसेट, क्योंकि उनकी जो सर्विसेज हैं, उनका जो एक्सपेंसेस हैं वो कंपनी के पास एज अ एसेट रिकॉर्ड होगा और कंपनी ने उनको शेयर दे दिया, और फिर ये एक्सपेंस जो है वो विद द टाइम एक्सपेंस एक्सपायर भी होता है, एमोटाइज हो जाता है, और वो फिर एक टाइम आता है ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ख़त्म हो जाता है, ठीक। तो आई होप ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल